हाँ तो नमस्कार बच्चों, डिराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और आप लोग मेहनत और लगन के साथ परीक्षा की तैयारी में जुड़े हुए होंगे और आपका जो सपना है इस बार 450 पार के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपके सपने को साकार करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आज भूगोल का पहला चैप्टर का कुल 130 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हुआ हूँ। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को सिलेक्ट किया है और इस चैप्टर में बहुत ऐसे सवाल हैं जो कई बार परीक्षा में पूछ चुके हैं। तो बच्चों, आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और यह क्लास केवल 10th के बच्चों के लिए नहीं, इंटर के बच्चों के लिए, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों, कंपटीशन में सवाल कहीं दूसरे जगह से नहीं पूछा जाता है, इसी सब लेवल का प्रश्न रहते हैं और जो बच्चे 9-10 अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं उनको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। इसलिए बच्चों, आप लोग भी इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें और शुरू से अंत तक बने रहें। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और आपको क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपका सब्जेक्ट है भूगोल क्लास 10th के लिए और ये क्या है बच्चों? ड्रीम 450 प्लस पूरा करने के लिए आपका जो सपना है, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए एक कदम मैं आपके साथ बढ़ा रहा हूं। तो भूगोल का पहला चैप्टर है बच्चों, भारत संसाधन और उपयोग। भारत के संसाधन और उसका उपयोग, ठीक है। इसमें बच्चों हमने कुल 130 प्रश्न ऐड किया है, 130 प्रश्न है ना। चलिए, क्या कहा बच्चों? अब आपका भी ड्रीम 450 पूरा होगा। अब आपका भी ड्रीम 450 पूरा होगा। कोई नहीं रोक सकता है अगर आप इसी तरह से प्रत्येक क्लास को कर लिए और आप मेहनत करते रहें तो, ठीक है। तो बच्चों, आपके क्लास का नाम क्या है? डिराज ऑनलाइन क्लासेस। डिराज ऑनलाइन क्लासेस। फटाफट इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक क्लास को शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आज का पहला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो पहला सवाल क्या है और पहला सवाल ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, क्या कहा बच्चों? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि सर ये अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन है क्या? बस एक बात क्या ध्यान दीजिए कि अनवीकरणीय, जिसको दोबारा नया नहीं बना सकते हैं, वो हो गया अनवीकरणीय, अर्थात जिसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसका एक बार उपयोग कर लिए वो समाप्त हो गया, वह पुनः उस रूप में जल्दी नहीं आ सकता है। और दूसरा है बच्चों नवीकरणीय। नवीकरणीय नया बनते रहेगा, बनते रहेगा, बनते रहेगा। अर्थात बच्चों, अगर हम कोयला का एक बार उपयोग कर लिए तो वो तो कोयला से राख बन जाएगा। अब उस राख को अगर हम लाख चाह लेंगे कोयला बनाने के लिए तो वह नहीं बनने वाला है ना। तो आपको याद रखना है कि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला सवाल बच्चों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती बच्चों, आज अगर दिन भर हो गया
रात में नहीं हुआ, फिर कल दिन भर होगा हमें, तो वह पुनः पूर्ति होते रहता है, पुनः पूर्ति होते रहता है। तो हम कहेंगे कि सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर। कितना बच्चों? 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है ना? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, मतलब डाकू किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो डाकू क्या करता है बच्चों? संसाधन का विदोहन कर देता, नाश कर देता उसका। तो आपका आंसर हो जाएगा संसाधन के विदोहन से, संसाधन के विदोहन से। राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? किसमें? राजनीतिक सीमा के, किसमें? राजनीतिक सीमा में कितने, राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो आपको याद रखना बच्चों 19.2 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 19.2 किलोमीटर तक। किसमें? समुद्री क्षेत्र में। किसमें? समुद्री क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल है बच्चों, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम बच्चों अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, गैस ये सब आता है, और इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग एक बार उपयोग कर लिए तो फिर दोबारा उनका उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। वो धुआं बन करके निकल जाएगा और उस धुआं से पुनः चाहेंगे पेट्रोल बना लें, डीजल बना लें, कभी भी बनने वाला नहीं है। अतः इसके बनने में बहुत अधिक समय लग जाता है ना? तो चलिए आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों आप लोगों के लिए कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? तो वह बच्चों जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, VVI का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो भी कम पड़ जाएगा। काली मृदा या काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम बच्चों रेगुड़ मिट्टी है, या रेगुड़ मिट्टी भी इसको कहते हैं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और बच्चों एक बात और याद रखना है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है बच्चों। कहाँ है? राजस्थान में है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बच्चों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है बच्चों? तो आपको याद रखना है कि सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में अधिक से अधिक प्रचलित है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में सोपानी कृषि बहुत अधिक प्रचलित है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बच्चों अधिक सिंचाई है। क्या है बच्चों? अधिक सिंचाई है। याद रखिएगा अधिक सिंचाई है ना? क्या है बच्चों? अधिक सिंचाई है। टाइप में दिक्कत हो गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए बच्चों काली मिट्टी, ऐसे बोलिएगा कोसे कपास, कोसे काली मिट्टी, कोसे कपास, कोसे काली मिट्टी। और यह मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो यह मिट्टी ज़्यादातर जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। ये
अगला सवाल है बच्चों, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो भारत में लगभग बच्चों 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, भूमि नष्ट हो चुका है, कहें तो उसका उर्वरा शक्ति समाप्त हो चुका है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला सवाल है बच्चों, यह भी सवाल बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो बच्चों एंड्रीन रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर रहा है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, यह सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? कि देश में जो बांध बनाया गया उसे भारत का मंदिर कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे। का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो कुल जल का अगर हम बात करें बच्चों तो 95.5% भाग महासागर में ही निहित है, महासागर में ही पड़ा हुआ है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, बृहत क्षेत्र मतलब ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक क्षेत्र में जल का फैलाव है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो आपका राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा, नीला ग्रह। चलिए अगला सवाल है बच्चों, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बच्चों याद रखिएगा आर्सेनिक तत्व था, है ना, आर्सेनिक तत्व का सबसे अधिक क्या संकेंद्रण बढ़ा है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, प्राणियों के शरीर में, प्राणी जीव जंतु कहे तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, या प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो सामान्यतः बच्चों 65% होती है। कितनी होती है? 65%। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो बच्चों यहाँ का जो आपका यह जो आपका सवाल है, इनमें से आपके किताब के अनुसार 16% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16%। क्योंकि बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक जो है उनमें 2001 का जनगणना ही बताया गया है, लेकिन अगर हम लोग 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो भारत में विश्व का 17.5% लोग निवास करते हैं। उसके बाद 2021 में जनगणना होने वाला था, लेकिन कोरोना काल के आ जाने से वह जनगणना नहीं हो पाया, जिसके कारण से भारत की जनगणना को 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। लेकिन एक आंकड़ा के अनुसार पता चला है कि भारत में कुल आबादी 142 करोड़ बताया गया है। कितना बच्चों? 142 करोड़ अनुमानतः बताया गया है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में कुल विश्व का आबादी जो है 17.75 हो जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं लगभग 18%। कितना बच्चों? 18%। तो आपको ये बात याद रखना है कि 2001 की जनगणना कह रहा है या 2011 की जनगणना कह रहा है या अनुमानतः 2023 की बात कह रहा है ना। लेकिन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16%, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में 2001 की जनगणना का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों कि निम्न में कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी जो है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, भारत में 2001 में
कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। कहने का मतलब बच्चों 2001 में भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था। तो बच्चों 2001 में भारत में 19.27% वन का विस्तार था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 19.27। चलिए अगला सवाल है बच्चों, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो भारत में वन का विस्तार 20.60% बताया गया है। 20.60% जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार बताया गया है 2005 की रिपोर्ट के अनुसार में। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है, कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन फैला हुआ है। तो बिहार में 7.1%, 7.1% क्षेत्र पर वन फैला हुआ। कहाँ? बिहार में। चलिए अगला सवाल की बात करेंगे बच्चों, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो कुल क्षेत्र का बच्चों 60.11%, कितना? 60.11% पर वन का विस्तार है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों कि किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में, जिसको हम लोग एमपी कहते हैं, क्या कहते हैं? एमपी में सबसे अधिक विस्तार है। कहाँ पे? एमपी में सबसे अधिक वन का विस्तार है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि में वनों को कुल बच्चों 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 वर्ग। चलिए अगला सवाल है बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी बच्चों 121 करोड़ थी। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 121 करोड़। चलिए अगला सवाल है बच्चों, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार था। 1948 ईस्वी में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर पर। किस रिपोर्ट के अनुसार? FAO रिपोर्ट 1948 के अनुसार कुल 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर, पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व में इतनी भूमि पर वन का विस्तार पाया गया था। चलिए अगला सवाल है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मयूर है, जिसे हम लोग मोर भी कहते हैं। मयूर या मोर, मयूर या मोर है ना, मोर, मयूर या मोर। चलिए अगला सवाल है बच्चों, ये क्या हो रहा है? मयूर या मोर। चलिए अगला सवाल है बच्चों, चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक का संबंध हमारे भारत देश से था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर रोग में होता है। किस रोग में होता है? कैंसर रोग में। चलिए अगला सवाल है बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है बच्चों, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन बच्चों? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इनमें से केवल भारत में पाए जाने वाला जीव डॉल्फिन है बच्चों। कौन है बच्चों? डॉल्फिन मछली है जो प्राय हमारे भारत देश की गंगा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। तो लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कि निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क एक प्रकार बच्चों इनमें से बिटुमिनस आपका कोयला है, एंथ्रासाइड कोयला है, लेकिन हेमाटाइट जो बच्चों लौह अयस्क है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य अभी कर्नाटक है। कौन है बच्चों? कर्नाटक है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए अगला सवाल बच्चों, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो एक अनुमान, एक आंकड़ा के अनुसार बच्चों भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज? 100 खनिज। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से किसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है? तो लोहा की मात्रा बच्चों मैग्नीज में पाया जाता है, जिसको हम लोग रासायनिक संकेत से इसका Mn होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, इनमें कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक जो धातु नहीं है, तो सोना आपका धातु है, चांदी आपका धातु है, टीन आपका धातु है, लेकिन अभ्रक जो है बच्चों अधातु की तरह कार्य करता है, अर्थात अभ्रक क्या धातु नहीं है, अधातु है। चलिए अगला सवाल बच्चों, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता था? तो छत्तीसगढ़ बच्चों लोहा का कुल अगर बात करें तो 20% उत्पादन करते थे। कितना प्रतिशत? 20% उत्पादन करते थे। चलिए अगला सवाल बच्चों, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का बच्चों तीसरा स्थान माना जाता है। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान है। चलिए अगला सवाल बच्चों, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? या 1 टन अगर स्टील बनाया जाएगा तो उसमें कितना मैग्नीज मिलाया जाता है? तो याद रखना बच्चों, मात्र में 10 केजी उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बच्चों उड़ीसा जो है लौह अयस्क का, किसका? उड़ीसा बच्चों मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन है? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। लेकिन बच्चों अभी अगर बात करेंगे, उड़ीसा में कोयला के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्पादक किया जा रहा है। अतः बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि उड़ीसा कोयला उत्पादक में भी वर्तमान समय में अग्रणी है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बच्चों बॉक्साइट अयस्क की आवश्यकता पड़ती है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको याद रखना है कि हमारे घर का बक्सा एल्युमिनियम का है, अर्थात एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 करोड़ टन हमारे देश में तांबा का भंडार बताया गया है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कुल बच्चों 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा है बच्चों कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल बच्चों तो क्या है? चूना पत्थर है बच्चों। क्या है? चूना पत्थर है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो
असम के डिगबोई हम कह सकते हैं। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार माना गया है। चलिए अगला है बच्चों, भारत में किस राज्य पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बच्चों, तो वह आपका तारापुर है। कौन है बच्चों? तारापुर। कौन सा तारापुर? महाराष्ट्र का तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? तो इस तरह के सवाल में बच्चों आपको अलग कर लेना, छांट लेना है। जैसे जल समाप्त होने वाला नहीं, उपयोग करते हैं पुनः पूर्ति हो जाता है। सौर ऊर्जा उपयोग करते हैं पुनः पूर्ति हो जाता है। पवन ऊर्जा उपयोग करते हैं, इसकी भी पुनः पूर्ति होती है। लेकिन कोयला को अगर एक बार उपयोग कर लिए तो पुनः कोयला उपयोग दोबारा नहीं कर पाते, उसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, अर्थात कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिए, प्राथमिक ऊर्जा में आपका कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, प्राकृतिक गैस भी आ जाता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा यह प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो फिर बच्चों छांट लीजिए, इसमें कोयला समाप्त हो जाएगा, विद्युत ही समाप्त होने वाला चीज है, जल खत्म, कोयला खत्म, विद्युत भी खत्म, पेट्रोलियम जलाएं खत्म, लेकिन सौर ऊर्जा बच्चों ये समाप्त होने वाला चीज नहीं है, अतः इसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। किसके लिए? तो गैर पारंपरिक स्रोत के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल बच्चों, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो बच्चों आपको याद रखना है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कितना करोड़ वर्ष पहले? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कि भारत में कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य, पहला राज्य किसे माना जाता है? तो झारखंड को माना जाता है, लेकिन ये बच्चों बदल चुका है। अभी कोयला के उत्पादन में उड़ीसा का नाम अग्रणी आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो बच्चों कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिंगनाइट और एक पीट होता है। तो सबसे अच्छा किस्म का कोयला बच्चों एंथ्रासाइड है। बच्चों कौन सा है? एंथ्रासाइड है बच्चों सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे घटिया और सबसे घटिया और सबसे घटिया कहें या इसको खराब कहें, आपका कौन सा बच्चों? पीट है ना, याद रखिएगा। चलिए और बच्चों एक बात और, हम लोग किस कोयला का सामान्यतः प्रयोग करते हैं? तो बिटुमिनस कोयला का हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है बच्चों? तो मुंबई हाई जो बच्चों खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। और डिगबोई कहाँ है बच्चों? तो असम में है। कहाँ है? असम में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, प्राकृतिक गैस किस प्रकार के खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस बच्चों पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आपको एक बात याद रखना, भाषा। क्या याद रखना है? भाषा। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर अवस्थित है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला सवाल बच्चों, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। इनमें से ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बच्चों आपका बरौनी है। कौन सा बच्चों? बरौनी है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण। चलिए अगला सवाल है बच्चों, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल बच्चों जादूगोड़ा है। आपको याद रखना है डी, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन है? तो एशिया का, भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी जो है तारापुर है बच्चों। कौन है? तारापुर। और यह भारत का पहला परमाणु केंद्र है, पहला परमाणु केंद्र है। चलिए अगला सवाल बच्चों, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है? तो बच्चों वह राजस्थान है जहां पर सौर ऊर्जा का सबसे अधिक संभावना है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थिति कहां पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में। कहां पर? खंभात की खाड़ी में पाया जाता। कहां पर? खंभात की खाड़ी में पाया जाता। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में बच्चों मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। और यह जो बच्चों झारखंड का धनबाद शहर है उसको कोयला नगरी के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा धनबाद को कोयला नगरी। अगला सवाल बच्चों, भारत का कान्हा किसली पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा किसली पार्क बच्चों बाघ के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी थी? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो मेघा पाटकर बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इस आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में बच्चों लेड का अभाव है, सीसा की कमी है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, सुंदरवन है बच्चों, सुंदरवन एक डेल्टा है। याद रखिएगा बच्चों सुंदरवन एक डेल्टा है जो हमारे भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भी आपको याद रखना है। तो सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन कहाँ बच्चों? पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल बच्चों, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होता नहीं है उसे हम लोग बना लेते हैं। तो यह कहा था बच्चों जिम्मरमैन ने कहा था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और यह सवाल भी बच्चों कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, पीतल बनाया जाता है। तो आपको याद रखना बच्चों पिताजी, पी से पीतल, पी से पीतल, ता से तांबा, ता से तांबा और जी से जिंक। तो आपको याद रखना है क्या पीतल किससे बना? तांबा प्लस जिंक से। तो आपका राइट आंसर बच्चों देखिए कहाँ है? तांबा जिंक। सर जिंक नहीं है। तो जिंक का दूसरा नाम बच्चों जस्ता भी हम लोग कहते हैं। तो देखिए अब तो मिलेगा तांबा और जस्ता दोनों से। राइट आंसर सी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो बच्चों वह मासिन राम है। कौन सा है बच्चों? मासिन राम है ना। हालांकि इसको बच्चों क्या कहते हैं? मासिन राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिन राम, जो कहाँ बच्चों मेघालय में है। जो कहाँ है? मेघालय के मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध बच्चों उड़ीसा में है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। कैसे याद रखिएगा? हीरा महामहंगा है, हीरा महामहंगा है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। लेकिन है किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में है। अगला सवाल बच्चों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बच्चों आपको याद रखना है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए अगला सवाल बच्चों, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है बच्चों वह महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों,
बच्चों निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो बच्चों आप लोग जानिए कि अभी वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें से बच्चों आपका चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। हमने क्या कहा बच्चों? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है बच्चों? तो कोडरमा जो है बच्चों अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बच्चों? अभ्रक। किसके लिए? अभ्रक के लिए। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों, लौह अयस्क है, इनमें से अगर बात करें बच्चों तो लौह अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क अनवीकरणीय है बच्चों। क्या है? अनवीकरणीय है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र बच्चों हमारे देश भारत में किया गया था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है बच्चों, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो आपको याद रखना बच्चों, प्राकृतिक गैस जो है बच्चों खनिज तेल के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? खनिज तेल के साथ पाया जाता है। अगला सवाल है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है बच्चों वह भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? अभी तुरंत हमने बताया सबसे घटिया किस्म का कोयला बच्चों पीट है और सबसे बढ़िया किस्म का कोयला एंथ्रासाइड है। ये भी याद रखिएगा। फिर ये भी आपको याद रखना कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चलिए अगला सवाल बच्चों, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक बच्चों चरक को कहा जाता है। और योग विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो पतंजलि को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ आपका प्रश्न क्या है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है बच्चों। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है बच्चों? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। चलिए अगला सवाल है बच्चों कि निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से बच्चों कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। इनमें से सभी के सभी आपके जीवाश्म ईंधन हैं। चलिए अगला सवाल बच्चों, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी तारापुर में है बच्चों। जो किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है ननूरे। चलिए अगला सवाल बच्चों, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है बच्चों आपका हिमाचल प्रदेश में है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और यह सवाल बच्चों इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला सवाल बच्चों, सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है? तो सिंदरी बच्चों उर्वरक के लिए, किसके लिए बच्चों? उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सा? सिंदरी, याद रखिएगा। अगला सवाल बच्चों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखिएगा, गौ से गिर, गौ से गुजरात, गौ से गिर, गौ से गुजरात, गौ से गिर, गौ से गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में है। चलिए अगला सवाल बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था बच्चों? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बच्चों रियो डी जेनेरियो में हुआ था। याद रखिएगा, ये प्रथम रियो डी जेनेरियो में और न्यूयॉर्क में बच्चों द्वितीय हुआ था। और बात करें बच्चों जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। अगला सवाल बच्चों, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र कर रहे हैं बच्चों? तो भारत के कुल, ध्यान देंगे बच्चों, भारत के कुल 18, कितने? 18
सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो तेल परिष्करण केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला सवाल है बच्चों, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो अभी तुरंत हमने आपको बताया बच्चों कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। हीरा महंगा है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जिसे हम लोग बच्चों कृत्रिम जलाशय भी कहते हैं, या आपका बच्चों गोविंद वल्लभ पंत सागर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बच्चों उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बच्चों उड़ीसा है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, नेपाल के साथ भारत की किस राज्य की सबसे बड़ी सीमा है? तो नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा बच्चों उत्तर प्रदेश राज्य का है। उत्तर प्रदेश राज्य का है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र बच्चों कंडाला में स्थापित किया गया था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? अर्थात इनमें किसमें कार्बन पाया जाता है? तो कोयला में बच्चों कार्बन पाया जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। कार्बनिक खनिज कोयला, कार्बनिक खनिज कोयला। चलिए अगला सवाल है बच्चों कि निम्न में अगला सवाल बच्चों, निम्न में कौन और नवीकरणीय संसाधन है? तो इनमें से बच्चों देखिए, सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं बार बार, जल विद्युत का उपयोग कर सकते हैं बार बार, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं बार बार, लेकिन जीवाश्म ईंधन का बच्चों बार बार उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसकी पुनः पूर्ति में समय लगता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। अगला सवाल है बच्चों, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र बच्चों दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में बच्चों मुख्य रूप से बिटुमिनस कोयला पाया जाता है और इसी का उपयोग हम लोग अपने घरेलू कार्यों में ईंधन के रूप में करते हैं। चलिए अगला सवाल बच्चों, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है? तो भारत का सबसे पुराना अगर कोयले की खान की बात करेंगे बच्चों तो आप रानीगंज में है। कहाँ पर है? रानीगंज में है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, नागार्जुन को भूल जाइए, अर्जुन याद रखिए। अर्जुन कृष्ण, अर्जुन के साथ कृष्ण थे, अर्जुन के साथ महाभारत में कृष्ण थे, तो आपको याद रखना है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, निम्न में कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है जिसमें जीव नहीं है? तो खनिज में बच्चों जीव नहीं है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, खनिज अजैव संसाधन है। अगला सवाल है बच्चों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन बच्चों न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, भारत में कितना प्रतिशत पठार है? भारत में लगभग 27% पठार है। कितना प्रतिशत है बच्चों? 27% पठार का विस्तार है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? वन के विस्तार में भारत का 10वां स्थान है बच्चों। चलिए अगला सवाल है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बच्चों केरल में है। कहाँ है? केरल में है। चलिए अगला सवाल है बच्चों कि जोग इसका दूसरा नाम है बच्चों गरसोप्पा।
क्या नाम है बच्चों? गरसोप्पा, याद रखिएगा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बच्चों शरावती नदी पर है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, व्याघ्र मतलब बच्चों बाघ कह सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग बाघ या टाइगर, बाघ या टाइगर, है ना। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। टाइगर परियोजना की शुरुआत बच्चों कब हुई थी? 1973 में हुई थी। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, खंभात तेल की खोज कब हुई थी? तो खंभात तेल की खोज बच्चों 1959 ईस्वी को हुई थी। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना बच्चों, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं? तो छांट लीजिए, कोयला को नहीं कर सकते हैं, पेट्रोलियम को नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस को नहीं कर सकते। तो आपका छटा गया सौर ऊर्जा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध बच्चों कौन सा है? हमने आपको बताया था कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है बच्चों? हीराकुंड बांध है सबसे लंबा बांध। अगला सवाल बच्चों, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला सीमेंट संयंत्र बच्चों चेन्नई में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, भारत का बर्किंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्किंघम बच्चों जमशेदपुर को कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में बच्चों भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको याद रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? असम में है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? के से क से केगा, क से कर्नाटक, क से केगा, क से कर्नाटक, क से केगा, क से कर्नाटक, इस तरह याद रखिएगा। तो केगा परमाणु संयंत्र बच्चों कर्नाटक राज्य में है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल बच्चों, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? ये सवाल रिपीट हो गया बच्चों। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास करने का सबसे अधिक संभावना है। अगला सवाल बच्चों, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? सितंबर 1987 ईस्वी को प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुआ था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है बच्चों। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो बच्चों वह डिब्रू सैखोवा है। डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, Q9 का उपयोग होता है? तो याद रखना बच्चों, Q9 का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, और आज का अंतिम प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है, कृष्णा राज सागर बांध जो है बच्चों वह आपका कावेरी नदी पर है। कृष्णा कावेरी, क्या याद रखना बच्चों? कृष्णा कावेरी, कृष्णा कावेरी, कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और इनमें से बहुत ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो आप जानते भी होंगे और आपको उसका आंसर लगाने में भी पूरा आनंद आया होगा और आप लोग अच्छी तरह से क्लास को किए होंगे। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बच्चों आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।